प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्यागुल पर। मैं आपका विशाल सर। प्यारे साथियों, 2 फरवरी को आपका एग्जाम लगा हुआ है और उस एग्जाम में इकोनॉमिक्स से वे क्वेश्चन, वे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, आज हम उनका लघु उत्तरीय लेकर के आपके सामने उपस्थित है। आपको इस कॉपी फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कितने लाइन में, कितने शब्दों में आपको लिखना है, शब्द की शैली क्या होगी, शब्द का विन्यास क्या होगा और कैसे आप उसे लिख पाएंगे अच्छे बेहतरीन राइटिंग में। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आए हैं। पूरे सेशन में बने रहो, आपके साथ हम यहाँ पे आपके समस्याओं का निदान करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, तो आपके सामने अर्थशास्त्र से बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम यहाँ कराने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपके सामने आप बिल्कुल तैयार रहना। पहला ही इसको कहते हैं गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और यह खंड बा में आता है। कहां आता है? ए में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं और कोई 100 क्वेश्चनों में से कोई 50 करने होते हैं। तो आपके सामने जब बा सेशन आएगा तो आपको गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने होंगे। कैसे करोगे? मान लो क्वेश्चन आ गया, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? क्या आ गया? आर्थिक समस्या क्या है? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कितने शब्दों में लिखोगे? आपको यहां 50 शब्द लिखने होते हैं। कितने अंक आते हैं? तो 2 अंक आते हैं। पहले इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं कि 2 अंक में लिखने हैं तो कितने शब्द लिखेंगे भैया? 50 शब्द लिखेंगे। ठीक है जी। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें संसाधनों की कमी, अंडरलाइन करते हुए आप चले जा सकते हैं, हम आपको अंडरलाइन करते हुए कीवर्ड समझा देते हैं। संसाधनों की कमी होती है और उनकी मांग, उनकी क्या होती है? मांग अधिक होती है। संसाधन कम है, मांग अधिक है। मांग अधिक है इसका मतलब आवश्यकता ज्यादा है, संसाधन कम, आवश्यकताएं ज्यादा। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कठिनाई होती क्योंकि आवश्यकताएं ज्यादा है, संसाधन कम है, मांग ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। यह है समस्या। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे समस्याओं के प्रकार देख लेंगे। ठीक है, उत्पादन की समस्या सबसे पहली बात है, वितरण की समस्या दूसरी है, उपभोग की समस्या है। आपसे पूछा आर्थिक समस्या क्या है तो कुछ लोग कहेंगे सिर्फ क्या लिख करके चला दो, काम हो जाएगा। लेकिन नहीं बेटा, आपको थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत होगी। क्या है भैया मॉडिफिकेशन? कि संसाधन कम, मांग ज्यादा, इसका मतलब है आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई, ये समस्या है। पहली बात मैंने लिखा उत्पादन की समस्या, मतलब आर्थिक समस्या का पहला रूप है या पहली समस्या है में संसाधनों का उपयोग कर, ठीक है, अधिक से अधिक मैक्सिमम उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है ना, किसका उत्पादन करें, कितना उत्पादन के, उत्पाद का वितरण कैसे करें। तो वही बात है कि हम उत्पादन की समस्या देखें, फिर वितरण की समस्या देखते हैं। वितरण की समस्या आर्थिक समस्या का एक प्रकार है जिसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करने की आवश्यकता होती है और यह भी प्रश्न चिन्ह होता है कैसे वितरण करें, वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को कितना आसान बना सकते हैं, यह भी एक समस्या है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, आप यह भी समझ सकते हो। प्लस उपभोग की समस्या, उपभोग की समस्या आर्थिक समस्या का भी एक रूप है। लोगों की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। तो उपभोग को हम कितना आसान बना सकते हैं, किन वस्तुओं का उपभोग करना है, पूंजीगत वस्तु है, विलासता की वस्तु है, आवश्यक वस्तु है या फिर सामान्य वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं हैं। तो कहने का मतलब है हमको समस्या पता चल गई, संसाधन कम है, मांग ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या आएगी, चाहे उत्पादन में हो, चाहे वितरण में हो और चाहे हम उपभोग की बात करें। ठीक है, समस्या समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट गए हैं, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सीमित साधनों की अवधारणा को समझाइए। संसाधन सीमित है, सीमित संसाधन क्या है, इनके प्रकार क्या हो सकते हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। सीमित संसाधनों की अवधारणा कि संसाधन सीमित है, ठीक है, और मांग उनकी अधिक से अधिक होती है जिससे लोगों की आवश्यकता को पूरा करने में कठिनाई होती है। सिंपल सी बात है। लेकिन सीमित संसाधनों के प्रकार, अवधारणा में प्रकार भी आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, भौतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, जैसे कि वायु, मृदा, खनिज इत्यादि सभी सीमित संसाधन होते हैं। आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो लिखने के बाद। लिखने में 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको,
ब्लू पेन लेना है और ब्लैक पेन का ही यूज करना है बेटा, ठीक है। हम केवल बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए रेड पेन का यूज करें, आप रेड पेन यूज नहीं करोगे। मानव संसाधन, मानव संसाधन जैसा कि श्रम, कौशल, ज्ञान, ये सब भी सीमित होते हैं। तीसरा भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन जैसे मशीनरी, उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सीमित हो। तो सीमित संसाधनों के हमने 3 रूप बताए, एक आपको प्राकृतिक संसाधन बता दिया, एक आपको मानव संसाधन बता दिया, और एक भौतिक है जिसको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, कैपिटल गुड्स में रखते हैं, जैसे यंत्र हो गया, उपकरण हो गए, मशीनरी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, वो सब कुछ रखने वाले हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीडीपी जीएनपी में अंतर की बात की गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। उत्तर है जीडीपी और जीएनपी में अंतर कैसे निकालेंगे। तो जीडीपी जीएनपी में अंतर हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, यहां से ना शुरू करके आप इसकी डेफिनेशन से भी शुरू करते हो कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जीडीपी से हमारा आशय सकल ब्रैकेट में कुल घरेलू उत्पादन से है। ठीक, लिखो, जबकि जीएनपी से हमारा तात्पर्य कुल ब्रैकेट में सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसमें हम अंतर लिखना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात हो गई, जीडीपी एक देश की सीमा के भीतर, ध्यान रखना, सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मापता है, मापन है। जबकि जीएनपी की बात करें, ग्रॉस नेशनल की बात करें, एक देश के नागरिकों द्वारा, मैंने पढ़ाया भी है, यहां नागरिकता की बात हुई, एन का मतलब नेशनैलिटी से भी आप याद कर सकते हो, लिखोगे नहीं, राष्ट्रीय कहने मतलब नेशनैलिटी, ठीक है, जो नेशनल है अपना, उत्पादित वस्तुओं द्वारा, अब वो चाहे यहां पर हो चाहे अमेरिका में हो, मतलब भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, यूक्रेन में हो, जापान में हो, जर्मनी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, युगांडा में हो, रवांडा में हो, कहीं पर भी हो, वो भारत का होना चाहिए। उसे भी वस्तु और सेवाओं को मेजर किया जाता है, चाहे वह देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, ठीक है, विदेश में, लेकिन वो नागरिकता रखता हो। तो ये जीएनपी हो गया। दूसरा पॉइंट आप निकल सकते हो, उत्पादन, जीडीपी एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मापता है, ठीक है, जबकि जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु सेवाओं को नापता है और वस्तु और सेवाओं के कैसा मौद्रिक इकाई को मेजर करता है। अंतिम, ठीक, आय, जीडीपी में विदेशों में कमाई गई आय शामिल नहीं होती है, जबकि जीएनपी में विदेशों में कमाई की गई आय शामिल करते हैं। अंतर लिखना है आपको, ठीक है जी। उपभोग में क्या होता है, ठीक है, जीडीपी का उपभोग एक देश की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है, वह आइडेंटिफाई करता है, रेखांकित करता है, निरूपित करता है। जीएनपी का उपयोग एक देश की आर्थिक स्थिति को मापने में किया जाता है। क्लियर है, गतिविधियों को मापने में, आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर आपको मेजर करना है तो वो जीएनपी बता रहा है, ठीक है, ग्रोथ को। लेकिन अगर इकोनॉमिकल फंक्शन बता रहा है, किस तरीके से यहां गतिविधि हो रही है, तो जीडीपी बता रही है, ठीक है जी। तो आपको ये 4 पॉइंट में हमने इसे बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख के लिख सकते हैं बेटा। फिर है आपके सामने चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना के 3 प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं, बताओ भाई। क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना के 3 प्रमुख तरीके, तरीके लिखने में भी हम तरीका आपको बताएंगे, कैसे लिख सकते हैं आप। ब्लैक पेन लेते हैं आप और आपने लिखा राष्ट्रीय आय, बिल्कुल मध्य पेज से आप शुरू करेंगे,
गणना की विधियां, क्या लिखेंगे आप, राष्ट्रीय आय गणना की विधियां। क्लियर है जी। और राष्ट्रीय आय गणना की जब आप विधियां लिख रहे होते हैं, हेडिंग डाल रहे, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 3 विधियां आपने पढ़ी हैं, हमने आपको बताई हैं। तीनों विधियों का यहाँ पे आप क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। और चाहे तो आप, अब मैं रेड पेन का यूज मैं नहीं कर रहा हूं, उत्पादन विधि, अब आप पूछेंगे सर शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, इम्प्रेसिव होगा। क्या है, उत्पादन विधि, आय विधि और साथ ही साथ व्यय विधि। क्लियर है जी। आय विधि और उसके बाद आता है व्यय विधि, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। तीनों विधियों को आप ऐसे लिख लेते हो। फिर आगे का जो है वो पॉइंट आप इस तरीके से लिखोगे अगर आपकी इच्छा करती है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। उत्पादन विधि, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग के रूप में कहते हैं। एक देश, ठीक है, देश के भीतर सभी वस्तुओं और उनके मूल्य का योग, मतलब मौद्रिक मूल्य के योग को करते हैं। दूसरा विधि है आय विधि। इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, तो आय में क्या क्या आय अर्जित होती है इसका फार्मूला आपको कैसे पता चलेगा, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ है और किराए के रूप में आप कर सकते हैं। इसका बेहतरीन फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। एक आपको वेज मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलती है, आपको इंटरेस्ट मिलता है और साथ ही साथ आपको मिलता है रेंट। ठीक है, इस फार्मूले का यूज आप कर सकते हैं। अब है व्यय विधि, तीसरी विधि है व्यय विधि। इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना में देश में किए गए व्यय को एक्सपेंस को का योग समूह को हम लोग रखते हैं, जिसमें उपभोग को, निवेश को, सरकारी व्यय को, निर्यात को शामिल करते हैं। कैसे होगा, सूत्र के द्वारा इसे हम निरूपित करते हैं। सूत्र क्या होगा बेटा, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, अब आपके पास आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा भाई, कंजम्पशन, गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट से पहले आप आई लिख दो, CIG, और मैंने बताया है एक्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को हम माइनस कर देंगे और आपके सामने एक बेहतरीन सा विकल्प खुल के नजर आएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से, और इसे आप क्या कर सकते हो भैया, तो इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप दूसरे, ठीक है, पेन से, मतलब ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर देना। हम जैसे यूज कर रहे हैं ऐसे रेड पेन मत यूज करना मेरे लाल, ठीक है, इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। ये आपका बहुत इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि आपको इच्छा है तो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है बेटा मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। चलो भाई मुद्रा के कार्य हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये मत समझना कि सर ये 10 मिनट बीत गया, हम इधर यही कर रहे हैं क्या, सिर्फ समष्टि करेंगे, नहीं बेटा, समष्टि व्यष्टि दोनों के क्वेश्चन हैं। मैंने स्टार्ट में ही आपसे बताया है कि बार बार पूछे गए बिहार बोर्ड में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप, 2 नंबर वाले 50 शब्दों में। ठीक है जी, तो बने रहे हमारे साथ। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं और निम्नलिखित कार्यों को आप इस रूप में दिखा सकते हो, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य। ठीक है, यहां पे ये भी पूछ सकता है, प्रमुख कार्यों की जगह पे आपसे कह सकता है कोई 2 कार्य लिखो। ठीक, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं कि क्या लिखेंगे। पॉइंट 1, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य क्या है, मुद्रा मूल्य के माप का कार्य करना, मापन का कार्य है। द्वितीय कार्यों में भी प्रमुख कार्य है, स्थगित भुगतान का काम और मूल्य के संचय का काम होता है मुद्रा के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जीडीपी क्या है, अभी हमने जीडीपी बताया, अभी ये जीडीपी क्या है, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, वह कुल बाजार मूल्य, बाजार मूल्य ध्यान रखना यहाँ पे कहा जा रहा है बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य, किसी देश के एक निश्चित अवधि में, किसी देश में एक निश्चित अवधि में, मतलब आमतौर पे एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को का योग होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है जी, आप इसे लिख सकते हो। मूल्यह्रास क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन बना, मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास से हमारा तात्पर्य है बेटा, इंग्लिश में समझने वालों इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्यह्रास से हमारा तात्पर्य कोई स्थायी पूंजी है जो पूंजीगत वस्तु है, जैसे कि मशीनरी है, भवन है, ठीक है, हमारे पास कोई यंत्र है, कोई उपकरण है, मूल्य में समय के साथ साथ इनका जब हम उपयोग करते हैं तो इनमें घिसावट आ जाती है। घिसने के कारण जो क्या होती है, कमी आती है, इसके वेट में भी, इसके सिस्टम में भी, इसके फंक्शन में भी जो कमी आती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। और इस पर होने वाले व्यय को घिसावट व्यय या इसे घिसावट व्यय कहते हैं, ठीक है, रूप में जानते हैं। क्लियर है बच्चा, हो गया, ठीक। टूट फूट के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो, मूल्यह्रास। क्लियर है, कुछ और एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो अगर आपके मन में आ रहा है कोई ऐसा। फिर पूछा है चल निधि अनुपात क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। चल निधि अनुपात CRR क्या होता है? उत्तर आपके सामने है, CRR का अर्थ है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है भैया? कैश रिजर्व रेशियो। आप चाहो इसे इंग्लिश में लिखो, आप चाहो इसे देवनागरी में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यह एक बैंकिंग नियम है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये लाइन मतलब अंडरलाइन कर देना, जिसके तहत बैंकों को अपने कुल जमा का, ध्यान रखना, बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना होता है। इस लाइन को आप मतलब अंडरलाइन कर देना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होता है, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं आप। CRR की दर भी आप लिख सकते हो। CRR की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्धारित की जाती है। यह समय समय पर क्या की जाती है, चेंज की जाती है। आपने पढ़ा है जब मुद्रास्फीति होती है या बाजार में मुद्रा अविस्फीति की स्थिति होती है, ठीक है। वर्तमान में CRR की दर लगभग 4.5% है, जिसका अर्थ है बैंकों को अपने कुल जमा का 4.5% केंद्रीय बैंक के पास जमा करना, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समग्र मांग क्या है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्या लिखोगे? समग्र मांग अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मांग को दर्शाता है। यह एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के बराबर होता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे पास इस रूप में होता है। समग्र मांग का सूत्र लिखना बहुत जरूरी है। मैं इसे रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता है? कंजम्पशन के लिए जो हमने निवेश किया है, मतलब व्यय किया है, निवेश किया है I, और G गवर्नमेंट ने जो निवेश किया वो X - M, इसे आप लिख सकते हो। ये कैसा कैसा है? इसे समग्र मांग कहते हैं, इसे उपभोग कहते हैं, निवेश है, आयात है, निर्यात है और सरकारी व्यय है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। समग्र आपूर्ति क्या है? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, समग्र आपूर्ति मतलब एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं इसे। समग्र आपूर्ति एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति को दर्शाने वाली संकल्पना है, जिसमें एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के बराबर होता है, ठीक है। समग्र आपूर्ति के घटक यहाँ पे हम लिख रहे हैं। समग्र आपूर्ति के मुख्य 2 घटक दिखाई देते हैं। एक तो कांस्टेंट कास्ट होती है, ठीक है। कांस्टेंट कास्ट वह लागत होती है जो उत्पादन के स्तर में साथ नहीं बदलती है, हमेशा उतनी ही रहती है। याद रखो, स्थिर मूल्य कहते हैं, ठीक है। स्थिर मूल्य कह सकते हो। हमने पढ़ा है अभी, जैसे श्रम और पूंजी में चेंज हम नहीं करते हैं। श्रम और पूंजी में चेंज क्या है? कांस्टेंट कास्ट के रूप में होती है। वेरिएबल कास्ट की हम अगर बात कर लें, ठीक है, वेरिएबल कास्ट को हम लोग कहते हैं कच्चा माल की बात, ये चेंज होती रहती है, और ऊर्जा की बात होती है ये। अब श्रम का यहाँ मतलब ध्यान दे लेना कि अगर कोई भी ड्यूटी कर रहा है, मतलब श्रम का यहाँ बहुत सारे लोग इसे कहेंगे गलत है। श्रम का यहाँ मतलब हो गया बेटा कि जो आपके यहाँ गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, वो आपकी मशीनरी की रक्षा करेगा, चाहे उत्पादन बंद ही क्यों ना हो गया हो, ठीक। इस यहाँ पे श्रम का मतलब ये हुआ। रेंट का मतलब ये हो गया कि रेंट हमेशा जाएगा, पूंजी लगी है वो तो लगी ही रहेगी, वो एक कांस्टेंट रूप में हो, उत्पादन हो या ना हो। यहाँ पूंजी का मतलब है मशीनरी में लगाई गई पूंजी, इमारत या भवन में लगाई गई स्थायी जो आपका क्या है, स्टॉक है, वो हमेशा लगा रहेगा। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो उत्पादन के स्तर में बढ़ने के साथ साथ बदलती रहती है, जैसे कि कच्चा माल, जैसा कि ऊर्जा। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? समग्र आपूर्ति के घटक हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संतुलन आय का क्या आशय है? संतुलन आय क्या होती है?
किन्सियन, ठीक है, किन्सियन क्रॉस मॉडल की अगर हम बात करें, संतुलन आय को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है, जो इस मॉडल में संतुलन आय को एक बिंदु मानता है और जहां समग्र मांग समग्र आपूर्ति की क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है। ठीक है जी। यहां पर कैसा सूत्र बनेगा भैया, तो यहां पे आपका जो सूत्र बनेगा वो इस तरह बनेगा, y इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, समग्र मांग बराबर है समग्र आपूर्ति के, क्या है, समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होती, वही संतुलन आय को दर्शाने का प्रयास करती है। इसके लिए हमने पहले भी क्या बना रखा है, ग्राफ आपको दिखा रखा है। ठीक है जी, मांग और आपूर्ति की रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। क्लियर है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जहां बराबर होती है वहीं संतुलन आय की बात होती है। आप y इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ए एस कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाता है, बेरोजगारी के प्रकार बताइए। तो बेरोजगारी को कोई दो प्रकार हमको लिखना है बेटा, संरचनात्मक बेरोजगारी है और चक्रीय बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी यह है कि संसाधन युक्त, ठीक है, पढ़े लिखे हुए लोग जिनके पास दक्षता भी है, योग्यता भी है और प्रचलित मूल्य पर मजदूरी पर काम करने के वे इच्छुक हो, किंतु उनके रोजगार उपलब्ध न हो, किंतु उन्हें रोजगार उपलब्ध न हो। तो तीन बड़ी बातें मैंने बताई कि वे लोग जो योग्य एवं दक्ष, ठीक है, होने के बावजूद अब अगर बेरोजगारी कह रही तो आप कह सकते हो ऐसी स्थिति जहां पर लोग योग्य और दक्ष होने के बावजूद रोजगार नहीं पाते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसी स्थिति जहां, ठीक है, ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसी स्थिति जहां, ठीक है, क्या है, जहां लोग या लोगों को, क्या लिख सकते हो, लोगों को, ठीक है, लोगों को जो योग्य एवं दक्ष होने के बावजूद क्या नहीं पा रहे हैं, रोजगार से वंचित हैं, बेरोजगारी है। ठीक है, अच्छी भाषा में लिख सकते हो, संरचनात्मक भी हो सकती है, चक्रीय भी। यह बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा हो, जैसे तकनीकी प्रगति हो रही हो, जैसे आपका उद्योग का या फिर पतन हो रहा हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को या फिर प्रशिक्षित किया गया या फिर उनको रोजगार से वंचित कर दिया गया कि वो टेक्निकल दक्षता लेकर के आए तो आगे वो जॉब में आ सकते हैं। ठीक है, फिर है चक्रीय बेरोजगारी। ये बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक चक्र बदलता है, मंदी आती है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों को बाहर कर दिया था। एग्जाम्पल में आप कोरोना महामारी लिख सकते हो। कोरोना महामारी। ठीक है जी, बजट घाटे के प्रकार बताओ। ठीक है जी, आपको मैं बता ही रहा हूं, खंडबा के रूप में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। बजट घाटे के प्रकार क्या है, राजस्व घाटा भी आप देखो, रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट भी आप मोटी मोटा तौर पे देख सकते हो। यदि आपसे कभी पूछ ले राजकोषीय घाटा क्या है, या आपसे पूछ ले राजस्व घाटा क्या है, या आपसे पूछ ले मुद्रीकृत घाटा क्या है, परंपरागत घाटा क्या है, तो इसे भी आप बताने के लिए सक्षम होने चाहिए। प्राथमिक घाटा के यह भी बताने के लिए आप तैयार हो सूत्र के साथ, हमने अपने सेशन में कराया है। बहरहाल मैं यहाँ सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, यह घाटा तब होता है जब सरकार की राजस्व आय उसके राजस्व व्यय से कम हो जाती है। मतलब यह है, आप सूत्र लिख सकते हो, घाटा बराबर वो भी राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय
ज्यादा हो गया माइनस राजस्व की आय। सूत्र नहीं लिखोगे आपको मार्क्स कम मिलेंगे, फिर आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। ठीक है। फिर पूंजीगत घाटा यह तब होता है जब सरकार की पूंजीगत आय उसके पूंजीगत व्यय से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आय कम है, व्यय ज्यादा है। ठीक, इसे भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में अंतर लिखिए। नंबर 1 है लागू करने वाला। ठीक है, प्रत्यक्ष कर व्यक्ति या संस्था आय पर, ठीक है, लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। बिक्री पर, यहाँ आय पर किसी संस्था। भुगतान को उनका प्रत्यक्ष कर का भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है, और जबकि अप्रत्यक्ष कर का भुगतान उपभोक्ता द्वारा वस्तु और सेवाओं के खरीद पर किया जाता है। तीसरा है प्रभाव। प्रत्यक्ष कर का प्रभाव सीधे व्यक्ति पर, क्योंकि सीधा व्यक्ति करता है, या संस्था के आय पर पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव वस्तुओं सेवाओं की कीमत पर पड़ता है। ठीक है जी। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए, आयकर है, ठीक है, कारपोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर के वैट है, सेल्स टैक्स है, या सेवा कर है। ठीक है जी। प्रत्यक्ष कर में गिफ्ट टैक्स भी ऐड होता है। फिर आपसे पूछा गया विदेशी मुद्रा विनिमय दर क्या होती है। विदेशी मुद्रा विनिमय दर अलग अलग देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय का अनुपात होती है। क्या होती है भैया? विनिमय का अनुपात होती है, जो यह दर्शाती है कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां शामिल हो रही हैं या मिल रही हैं। कुछ उदाहरण लिखते हैं। ठीक है, तो एक यूएस डॉलर 83.50 INR है, इंडियन रुपीस के रूप में है। अगर आप अपने थ्योरी के साथ, अपने सिद्धांत के साथ फैक्ट लगा देते तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, वहां से नंबर बढ़ने के चांस बहुत होते हैं, तो ध्यान रखना, उदाहरण आपको ऐड करते रहना है। ठीक है, यूरोपियन रुपीस की बात कर रही जाती है। फिर यहां पर क्या है, 88 पॉइंट है, जो यूरो और भारतीय रुपयों की बात कर रही है, यूरो की बात कर रही है। फिर जीबीपी की बात की जा रही है, ब्रिटिश पाउंड की बात की जा रही है, 105.50 है। मतलब अगर मैं ब्रिटिश पाउंड की बात करूं तो वो ज्यादा है। क्लियर है? तो ये विनिमय दर हमने बता दिया आपको। चालू खाता घाटा क्या होता है? चालू खाता घाटा मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड की आप बात कर रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करो। चालू खाता घाटा एक देश का भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो देश के व्यापारिक चक्र, लघु चक्र या शॉर्ट टर्म में विदेशी मुद्रा के आगमन और प्रस्थान के बीच अंतर को आइडेंटिफाई करता है। चालू खाता घाटा, यदि चालू खाता घाटा, इसका मतलब है यदि चालू खाता में घाटा है तो इसका मतलब क्या है? देश का आयात निर्यात से अधिक है। घाटा है तो आयात ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है देश की विदेशी मुद्रा में कमी आ गई है, उसे विदेशी मुद्रा उधार लेनी पड़ सकती है। तो ये आप बता सकते हो कि क्या होता है चालू खाता घाटा का इंपैक्ट। चालू खाता घाटा देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि यह देश की मुद्रा की दर को कमजोर कर देता है। ध्यान रखना, देश की मुद्रा की दर को कमजोर कर देता है, जिससे विदेशी निवेश को भी प्रभावित होना पड़ता है, इफेक्टिव होना पड़ता है। क्लियर है जी? तो ये हो गया चालू खाता घाटा। फिर है अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की क्या भूमिका दिखाई देती है। मांग का निर्धारण करता है उपभोक्ता। उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की मांग को निर्धारित करता है, वस्तु और सेवाओं की मांग को निर्धारित करता है। उसकी मांग के आधार पर ही उत्पादकों को यह पता चलता है कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में हमको चाहिए, कितनी मात्रा में उत्पादन करना। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं सेवाओं का चयन करना। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का चयन भी करता है उत्पादन के लिए। मूल्य निर्धारण बेटा, उपभोक्ता की मांग और आपूर्ति के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित होते हैं। तो मूल्य निर्धारण में वस्तुओं को, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है, साथ ही साथ यह भी चयन करना होता है कि मांग का निर्धारण किस रूप में है। ठीक है जी। आगे बढ़े। सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? बेटा ये बार बार पूछा गया है। सकारात्मक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और मानक अर्थशास्त्र क्या है? क्या है आइए देखते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होते हैं, ध्यान रखना, सकारात्मक पॉजिटिव, जबकि मानक अर्थशास्त्र मूल्यांकन और निर्णय लेने वाले होते हैं। ठीक है जी, मतलब समझ में आ गया। सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन करता है बेटा। मानक अर्थशास्त्र जबकि क्या अर्थव्यवस्था के विषय में सिफारिशें करता है, ये काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, वो प्रत्यक्ष स्थिति को बताता है, वो है
क्या है? सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र तीसरा पॉइंट मूल्य और नैतिकता की बात करता है। क्या करता है? नहीं करता है। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र सिर्फ मूल्य और कभी भी नैतिकता की बात नहीं करता है, ध्यान रखना। कभी कभी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, जबकि मानक अर्थशास्त्र मूल्य और नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। डन हो गया? बिल्कुल जी। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में क्या होगा बेटा? मांग की लोच क्या है? मांग की लोच क्या है? मांग की लोच मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लो मेरे लाल, इसे स्टार मार्क कर लो। मांग की लोच बहुत बार पूछा जाता है, कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ अभी तक जिसमें मांग की लोच पूछी न गई हो। सूत्र के साथ याद करना। अर्थशास्त्र में उपभोग की जाती है अवधारणा क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो, बढ़े या घटे, तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका अनुपातिक संबंध ही मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। ठीक है, मांग की लोच का सूत्र क्या है बेटा? मांग की लोच का मतलब हो गया मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आइए सूत्र देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी अपॉन पी। अगर आपकी इच्छा है, आपको कहीं ऐसा दिखता है, तो आप इसमें 100 लगा सकते हो। प्रतिशत परिवर्तन है ना बेटा, 100 नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों 100 कट जाएंगे, तो मैंने 100 को कट करके सिर्फ इतना लिखा था। ठीक, इसे और किस रूप में लिख सकते हैं सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। आप ऐसे भी देख सकते हो, इसे लिखा हुआ 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे आपको लिखना। अगर यहां पे प्रकार पूछ ले तो 5 प्रकार मांग की लोच के होते हैं। आगे बढ़े। मांग का कानून या मांग का नियम। देखो कानून कहा है, हो सकता है पूछ ले मांग का नियम क्या होता है, इसे भी आपको जानना जरूरी है। मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, बाकी सभी चीजें समान रहती हैं, मतलब सेरिटस पेरिबस। क्या है? सेरिटस पेरिबस है। ठीक है जी। मांग के नियमानुसार जब कीमत बढ़ती है बेटा तो मांग कम हो जाती है, जब कीमत घटती है बेटा तो मांग बढ़ती है बेटा, जब कीमत स्थिर रहती है तो मांग भी स्थिर हो जाती है बेटा। आप इसमें लिख सकते हो अर्थात P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। मतलब ये जब बढ़ता है तो ये कम हो जाता है, और ये जब बढ़ रहा होता है तो ये कम हो जाता है। दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर है औसत लागत। क्या है औसत लागत और सीमांत लागत में अंतर बताइए आप। औसत लागत का मतलब होता है वह लागत जो एक इकाई उत्पाद के उत्पादन पर आती है। एक इकाई उत्पाद हम कितने रुपए में बनाते हैं। कुल लागत को उत्पादित इकाई की संख्या से जब विभाजित कर दिया जाता है तो आता है। कैसे विभाजित करेंगे? आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं बेटा। उत्पादन लागत बराबर होता है कुल लागत बटे उत्पादित इकाइयों की संख्या। कैसे लिखोगे? अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। ठीक। सीमांत लागत क्या होता है? इसको कभी कभी हम लोग इंग्लिश में जब पढ़े हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है जो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर व्यय की जाती है। एक अतिरिक्त इकाई उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त पैसा। मान लीजिए 10 अगर 10 कप चाय बन रही थी, अगर 11वीं चाय बन रही, 12वीं चाय बन रही है, 2 कप बढ़ गए तो कितना दूध, कितना चीनी, कितनी चाय पत्ती एक्स्ट्रा लगेगी, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट के रूप में देखते हैं। सीमांत लागत का फार्मूला, सीमांत लागत बराबर हो तो कुल लागत में होने वाला परिवर्तन बटे उत्पादित इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। इसे आप ऐसे देखते हो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है जी। उदाहरण आप समझ रहे हो, उदाहरण देना बहुत जरूरी है। एक कंपनी 100 इकाइयों का उत्पादन करती है तो कुल लागत 1000 होता है, औसत लागत 10 रुपए आता है। एक कंपनी अतिरिक्त इकाई की उत्पादन अगर करती है तो कुल लागत में 110 रुपए चेंजेज आता है। इसे ही यहाँ पे क्या होता है, सीमांत लागत 10 रुपए दिखाई देती है। आगे बढ़े। उत्पादन की अल्पकालिक अवधि क्या है? शॉर्ट टर्म। ठीक है।
अल्पकालीन उत्पादन एक ऐसी अवधि है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन को बदलने के लिए कुछ आगतों को ही बदलता है। ठीक है, सम इनपुट्स आर चेंज, कुछ इनपुट्स को ही चेंज किया जाता है, आगतों को चेंज किया जाता है। ठीक है, आगत का मतलब इनपुट, जो साधन लगाए जा रहे हैं, और इनपुट को हम कहते हैं, आउटपुट को कहते हैं निर्गत। ठीक है, जो हमको मिल रहा है। अब यहां बात करते हैं, लेकिन सभी आगतों को परिवर्तित नहीं किया जाता। ध्यान रखना, अल्पकालीन अवधि में हमें इसे परिवर्तनशील अनुपात के नियम के रूप में भी जाना जाता है। अनुपात का नियम, ठीक है जी, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। ठीक है जी, हो जाएगा, ये नाम लिखना बहुत जरूरी है। अब अल्पकालीन अवधि में कुछ को हमने क्या कर दिया, परिवर्तित किया, बाकी को हम चेंज कर दिए। जैसे हमने क्या कर दिया, श्रम को या पूंजी को बदल दिया, या कच्चे माल, जो श्रम और पूंजी स्थिर होने वाली चीजें, उनको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, या पूंजी को ही बदल दिया हमने, लेकिन बाकी तो हमारे बदल रहे थे, बाकी तो हमारे बदलने वाले हैं नहीं सर्व अल्पकाल में। कुछ बदलेंगे, बाकी स्थिर रहेंगे। ये बात शॉर्ट टर्म की होती है। ठीक है, इसके भी 3 रूप हैं, आगे कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनीय लागत वेरिएबल कॉस्ट को दर्शाती है, उत्पादन की मात्रा के साथ साथ जो बदलती रहती है। वेरिएबल मतलब होता है चेंज होती है। यह लागत उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन कम होने पर घटती रहती है। ठीक है जी, हमने कहा उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ेगी। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर ही है आपके सामने, हमने उदाहरण दे रखा, कच्चा माल ये चेंज होगा जब लागत उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ रही होती है। श्रम लागत उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ती है, जैसे अधिक उत्पादन करने पर हमको श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे ऊर्जा, ठीक है, अगर हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे पास ऊर्जा की खपत, जैसे कोयले से अगर विद्युत बना रहे हैं तो कोयले की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, जितना फर्म का एरिया प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये परिवर्तनीय लागतों के उदाहरण है। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लक्षण बताओ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 2 लक्षण बताओ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बेटा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार एक आदर्श बाजार की संरचना है। यहां पहली विशेषता क्या है? बहुत सारे खरीदार, बहुत सारे विक्रेता नजर आते हैं। बाजार का ऐसा रूप जहां बहुत सारे खरीदार हो, बहुत सारे विक्रेता हो, जिसमें कोई भी एक खरीदार या विक्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित ना कर रहा हो, ध्यान रखना है। ठीक है जी। दूसरा है समरूप उत्पाद, सभी विक्रेता एक ही प्रकार का उत्पाद बेचते हैं, उत्पादन करते हैं, खरीदारों को कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है, खरीदारों को कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है मेरे साथियों। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है मेरे साथियों। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कर लेना है तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और आपको लिखने में भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभ की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या सर ये 2 नंबर में भी आ सकता है? हाँ, पूछा जा सकता है। चित्र यहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वर्णन पूछा जाएगा। आइए इसको समझते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभ की स्थिति कैसे देख सकते हैं। अब अगर आपको लिखना है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, देखो मैं कैसे लिखूंगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में सामान्य लाभ देखा जाता है। ठीक है, सामान्य लाभ देखा जाता है, नहीं लाभ की स्थिति पूछा है तो मैंने सामान्य लाभ बता दिया। अब यहां शून्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और अधिकतम लाभ भी हो सकता है। कैसे कैसे? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्मों को शून्य लाभ भी होता है। कब होता है? क्योंकि बाजार में प्रवेश और निकास की सुविधा होती है, स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, जिससे फर्मों को अधिक लाभ नहीं मिल सकता है, तो शून्य लाभ भी प्राप्त कर से लोग व्यापार करके चले जाते हैं। सामान्य लाभ का मतलब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों को सामान्य लाभ होता है, क्योंकि उनकी अवसर लागत, ध्यान रखना सभी के लिए मैंने कारण बताया है, क्योंकि यहाँ प्रवेश और निर्गमन की स्वतंत्रता है। हो सकता है शून्य लाभ हो रहा हो, लोग चले जाए, पहली स्थिति क्योंकि स्वतंत्रता है।
अवसर लागत की स्वतंत्रता है और अवसर लागत में, ठीक है, ये अवसर लागत बराबर होता है। अवसर लागत का मतलब हो गया बेटा जो नहीं जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट मतलब है त्यागा हुआ अवसर। जितना हम एक का त्याग करते हैं उतना दूसरे को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कोई मैथ लगाना अच्छा पसंद करता है, 1 घंटा वो मैथ लगाता है, लेकिन वो 45 मिनट ही आज मैथ लगा रहा है, 15 मिनट वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है 15 मिनट जो इकोनॉमिक्स उसने पढ़ा, वो 15 मिनट मैथ का त्याग बराबर है 15 मिनट इकोनॉमिक्स की पढ़ाई। ठीक है, उसको जो 15 मिनट में मैथ पढ़ने से संतुष्टि मिलती, वो 15 मिनट इकोनॉमिक्स पढ़ने से संतुष्टि मिल गई है। अवसर लागत अधिकतम लाभ कब होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजारों को या फर्मों को अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण फर्मों को अपनी कीमतें कम करनी पड़ती है। लॉन्ग क्वेश्चन जब कराएंगे तो इसका इक्वेशन बताएंगे किस तरीके से कर्व एक दूसरे को काट रहे होते हैं। P इक्वल्स टू AR/MR, बहुत सारी बातें हम इसके कर्व पर करेंगे। लेकिन अब आज आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर जी आपने ये तो करा दिया, हमको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, हमको इन सभी क्वेश्चनों की तरह हमको जो बार बार ग्राफ आ रहे हैं आप हमें वो सेशन दे दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए ये सेशन कैसा लगा, आगे आपको और कौन कौन से इस 35 दिनों की स्ट्रेटजी में कैसे वीडियो कैसी क्लासेस चाहिए, हमारा और क्या योगदान हो सकता है आपको टॉपर्स बनाने में, हमें जरूर बताएं। हाइप का बटन प्रेस करें, लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं बिहार बोर्ड के टॉपर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।